आज आपको इसी से जुड़ी खबर बता रही। अंजना, आज मैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का वो बयान सुनवाऊंगी जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया। उनकी टिप्पणी इतनी भद्दी थी कि हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने को आदेश देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई। सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहन बेटियों के सम्मान के लिए पाकिस्तान में मिसाइल दाग रहे हैं, लेकिन यहां देश में बैठे लोग अपनी गंदी भाषा का निशाना हमारे सैनिकों को बना रहे हैं। बीजेपी के विजय शाह के बाद समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान कर दिया, उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। यह है हमारे देश के नेताओं की हालत। आज ये बहुत जरूरी विषय है जिस पर देश में एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है। पूरे विश्व में ये संदेश, ये सवाल आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उठाया। बड़ा सवाल है। भारत तो बहुत शुरू से ही ये कहता आया है कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन दुनिया ने भारत की इन आशंकाओं को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक छोटे से 4 दिन के युद्ध के बाद अब दुनिया को भी ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के हाथों में अगर परमाणु हथियार रहे तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। हाल के दिनों में इस सीज फायर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी ऐसे कई बयान आए जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने परमाणु युद्ध होने से रोका। ट्रंप के इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात सच है कि पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के हाथों में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। जहां सब कुछ जिहाद पर चलता है, वहां की फौज खुलेआम जिहाद की बात करती है। आर्मी चीफ फौजी जनरल कम मौलाना ज्यादा लगता है। सरकार भी जिहादियों का खूब समर्थन करती है। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी के हेडक्वार्टर्स भारत ने तबाह किया। अब देखिए, तुरंत पाकिस्तान की सरकार अपने पैसे से उनके आतंकी अड्डों का निर्माण करने के लिए पहुंच गई है। इसलिए तो भारत अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, उसके हाथों में परमाणु हथियार नहीं रहने चाहिए। वैसे भी पता नहीं कब पाकिस्तान के किस जिहादी के हाथ में ये हथियार चले जाएंगे जिनका वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि दुनिया को बहुत जल्द भारत की इस मांग के बारे में क्यों सोचना ही पड़ेगा। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? पाकिस्तान में परमाणु हथियार कभी भी सुरक्षित हाथों में नहीं रहे और जो हालात पाकिस्तान के हैं उनमें यह खतरा हमेशा ही बना रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रहती है। फौजी शासकों के हाथों में कई बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है। अब अगर सरकार स्थिर नहीं रहेगी तो फिर न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित कैसे रह पाएंगे? फिर ये खतरा तो हमेशा बना रहता है कि पाकिस्तान के ये न्यूक्लियर हथियार आतंकियों के हाथ में कभी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन सब पाकिस्तान में ही तो है। पाकिस्तान के साथ ये भी खतरा रहता है कि वो इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कभी भी किसी भी देश को बेच सकता है, और ये आरोप तो उस पर लगते ही है कि नॉर्थ कोरिया, ईरान, लिबिया, उसको उसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तकनीक बेची है। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने 1998 में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत को $30 लाख और लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फिकार खान को $5 लाख की पेमेंट की गई थी। ये दोनों जनरल पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट में शामिल रहे थे। फिर पाकिस्तान को लेकर यह भी डर बना रहता है कि कहीं आर्थिक संकट की वजह से वो अपने हथियार दूसरे देशों को बेच ना दे। पाकिस्तान हमेशा ही दिवालियापन की कगार पर रहता है, इसीलिए दुनिया को यह भी डर रहता है कि कहीं पाकिस्तान पैसों के लिए अपने हथियार ना बेचने शुरू कर दे। ये खतरा ये भी रहता है कि पाकिस्तान
अपने हथियारों को इस्लामिक बॉम्ब की तरह देखता है। ये बात खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ कह चुके हैं। इसीलिए ये भी डर रहता है कि कहीं कभी जिहाद के नाम पर पाकिस्तान इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ना कर दे। अपने एक इंटरव्यू में खुद परवेज मुशर्रफ ये मान चुके हैं कि न्यूक्लियर हथियारों की इस धमकी से वो भारत को डराते हैं, क्योंकि भारत को हमेशा ये डर रहता है कि पाकिस्तान कभी भी ये बम चला सकता है। यहां तक इनका दिमाग चलता है। देखिए, असल में पाकिस्तान के जिहादियों की एक थ्योरी है कि उन्हें भारत में गजवाए हिंद करना है। गजवाए हिंद का मतलब होता है भारत पर मुसलमानों का शासन। जिहादियों का कहना है कि यह सब उनकी हदीस में लिखा हुआ है और इसीलिए अपने न्यूक्लियर हथियारों को पाकिस्तानी जिहादी भारत के खिलाफ गजवाए हिंद करने के तौर पर भी देखते हैं। इन जिहादियों को लगता है कि मुसलमानों के 50 देशों में सिर्फ वो ही इकलौते ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार है और उन्हें लगता है कि उन्हें ये बस गजवाए हिंद करने के लिए मिले हैं। ये कोई कोरी कल्पनाएं नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में होने वाले जिहादियों के डिस्कशंस के टॉपिक्स हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिस्कशन पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमैट कर रहे हैं। देखिए, सुनिए और तय कीजिए कि क्या ऐसे जिहादियों के हाथों में परमाणु हथियार होने चाहिए। भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान ने भारत समेत पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। शायद इसी वजह से पाकिस्तान को IMF से पैसा भी मिल गया। देखिए, अब तो पाकिस्तान को इस्लामिक देशों की मदद भी मिलने लगी है, खुलकर मिलने लगी है। इसीलिए पूरे विश्व पर महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। आप सोचिए कि पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। पाकिस्तानी सेना को तो ड्रोन उड़ाना भी नहीं ठीक से आता है। उसने तुर्की से ड्रोन तो ले लिए, लेकिन उसके पास ड्रोन ऑपरेटर्स नहीं, ड्रोन ऑपरेट करने वाला कोई नहीं। ऐसे में तुर्की ने उसकी मदद की, 2 ड्रोन ऑपरेटर्स भेजकर भारत पर हमला करवाया। ये दोनों ड्रोन ऑपरेटर्स भारतीय सेना की कार्रवाई में मारे जा चुके हैं और उसी के बाद ये बात पता चली, क्योंकि 2 तुर्की ड्रोन ऑपरेटर्स मारे गए थे, तो पता चला कि ये तो तुर्की वाले ड्रोन ऑपरेटर से काम करा रहा है। पाकिस्तान ने केवल आतंकवाद की ही ट्रेनिंग देना सीखी है। क्या सिखाता है वो? उसे नहीं पता था कि ड्रोन कैसे उड़ाते हैं, रडार्स कैसे चलते हैं या मिसाइल अटैक कैसे करते हैं। ड्रोन के लिए पाकिस्तान को तुर्की की मदद मिली, लेकिन मिसाइल और रडार के लिए उसे उसके पुराने दोस्त चीन ने मदद की। सूत्रों से खबर है कि इस युद्ध में चीन ने अपने सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तान को मदद मुहैया करवाई थी। चीन ने अपने सैटेलाइट से पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी तरह के अटैक की जानकारी ट्रैक की थी। पाकिस्तान की ओर से जो चाइनीज मिसाइलें दागी जा रही थी, उसको चीन की सैटेलाइट की मदद मिल रही थी। हालांकि चाइनीज माल के बारे में कहते हैं कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। युद्ध में यही हुआ और चीन की मिसाइलें और फाइटर जेट पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। जिसे आपने भी कई बार देखा होगा, अगर कहीं आपने कोई चाइनीज सामान खरीदा है, तुरंत खराब, पूरे के पूरे पैसे बर्बाद। हर चीज में खिलौना, अब हथियारों में अगर खिलौना बनाने लगेंगे, बेचने लगेंगे, तो फिर यही हाल होगा। इतनी खराब मार्केटिंग हुई है चीनी हथियारों की, पूछिए मत। स्टॉक्स उनके गिर रहे हैं, शेयर्स। लेकिन भारत को एक बड़ा सबक ये मिल गया कि पाकिस्तान, तुर्की और चीन साथ साथ हैं। तुर्की खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है और तुर्की के समर्थन में अमेरिका खड़ा है। जिस देश को अभी तक भारत अपने दोस्त के तौर पर देखता था, वही देश भारत के दुश्मनों को हथियार बेचने जा रहा है। ये भारत के लिए सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका और तुर्की के बीच हथियारों के लिए करीब 2500 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है। तुर्की को अमेरिका की तरफ से 1925 करोड़ रुपए में एडवांस मीडियम रेंज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिलेगी। 680 करोड़ में ब्लॉक 2 मिसाइलें मिलेगी। हालांकि यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए, अमेरिका और तुर्की की ये डील नेटो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के प्रयास के तौर पर देखा गया है। और नेटो का चूंकि मेंबर है तुर्की, तो अमेरिका और तुर्की के बीच में इस तरह की डील्स होती रही हैं। इस वक्त दुनिया के 32 देश नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम के संगठन में शामिल हैं। ये संगठन 14 अप्रैल 1949 को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के 12 देशों में मिलकर बनाया था। इसके बाद से धीरे धीरे कई देश इससे जुड़ते गए। साल 1952 में तुर्की संगठन का हिस्सा बन गया था। तुर्की नेटो का इकलौता मुस्लिम देश है, इसीलिए इस्लामिक देशों में इसको तुर्की की उपलब्धि और शक्ति के तौर पर देखा जाता है। तभी नेटो देशों के बीच एक अनुबंध है कि जब भी किसी एक नेटो देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलकर उसे अपना दुश्मन मानेंगे, हमला करेंगे। इसीलिए
तुर्की नेटो के नाम पर इस्लामिक देशों पर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश भी करता है। नेटो में अमेरिका और तुर्की ये दो देश ऐसे हैं जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं हैं। पिछले कुछ समय से इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। इसकी वजह थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। तुर्की ने अपनी सुरक्षा के लिए साल 2017 में रशिया से S-400 की डील कर ली थी। नेटो में शामिल होने के बावजूद रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की वजह से अमेरिका और तुर्की के संबंध खराब हो गए थे। अमेरिका ने तुर्की पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए थे। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने अपने फाइटर जेट F-35 को लेकर भी तुर्की पर सख्ती दिखाई थी। तुर्की पर F-35 खरीदने को लेकर प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी अमेरिका उसे F-35 नहीं बेचेगा। हालांकि तुर्की कई मौकों पर F-35 खरीदने की इच्छा जता चुका है। अभी तक यही होता आया है कि अमेरिका नेटो देशों को अपने हाईटेक हथियार आसानी से बेच देता है, लेकिन तुर्की के मामले में अमेरिका ने सख्ती दिखाई थी। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने अचानक से तुर्की के साथ मिसाइलों की डील क्यों की? युद्ध में भारत की विजय गाथा आज दुनिया भर के अखबारों में छाई थी। ये सभी अखबार भारतीय सेना और उसके सटीक हमलों की तारीफ करते दिखे। भारतीय सेना ने जब सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान पर अपनी जीत की कहानी दर्शाई तो कई देश, कई नेता भरोसा नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा शुरुआती दिनों में जब भारतीय मीडिया बता रही थी कि हमने क्या कुछ हासिल किया, हमने बहावलपुर से मुरीद के उनके 9 आतंकी ठिकानों को 11 मिलिट्री जगहों पर हमने हमले किए हैं, तो कोई इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। सब पाकिस्तान के उस झूठ को मान रहे थे जिसमें वो बार बार कह रहा था हमारे एयरबेसेस की बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंच गए। पाकिस्तान तो अपनी जीत के दावे कर रहा था और पाकिस्तानी जनता खुशी से झूम रही थी, वो सेलिब्रेट कर रहे थे विक्ट्री, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि युद्ध में भारत ने उसे हरा दिया। जो भी अब वहां सेंसिबल आदमी बचा होगा वो आज अन्य अखबारों में, विदेशी अखबारों में पढ़ के समझ रहा होगा कि उनके साथ हुआ क्या है। होश अब आएगा जब उन्हें पता चलेगा कि तमाम जो विश्व के देश हैं वो अब ये बता रहे हैं अपनी अपनी जनता को कि इंडिया ने जबरदस्त कर लिया और पाकिस्तान की तो किरकिरी हो गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, कई स्रोतों से मिली जानकारी और सबूतों के आधार पर दावा किया है कि युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेजेस के साथ दिखाया और उसके आधार पर बताया कि भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान के सैन्य बेस को तबाह किया। देखिए, हमने एस्केलेटेड प्रोपोर्शनेट, मतलब आपने हमला करने की कोशिश की, हमने उसी प्रोपोर्शन में जवाब दिया, बता दिया कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, भारतीय सेना की तारीफ करते हुए इस अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के भोलारी और नूर खान एयरबेस की तस्वीरों के आकलन के बाद अखबार ने दावा किया है, अखबार के ये मेरे पास प्रिंट आउट्स भी हैं अगर आप देखेंगे, जिसमें हमने जो हेडलाइंस है वो आपके लिए अंडरलाइन की है। इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड्स, पोस्ट एनालिसिस फाइंड्स। तो जो भारत के दावे थे आज उसकी पुष्टि हर जगह पे की गई है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, तो ये वॉशिंगटन पोस्ट है, तो फिर ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, ये देखिए, जिसमें आगे पूरे आर्टिकल में भारत की तारीफ की गई है। पाकिस्तान पर सीज फायर का दबाव इसके बाद ही बढ़ा था, जब ये तय हो गया, दुनिया के पास ये खबर पहुंच गई कि उनके एयर बेसिस पे क्या हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पाकिस्तान सैन्य बेस पर हवाई हमलों की पुष्टि की। 6 एयरफील्ड्स को पूरी तरह से हमने तबाह किया, इसकी जानकारी दी, लेकिन लिमिटेड अटैक था ये, इसकी भी चर्चा है, क्योंकि ये साफ है भारत ने प्रोपोर्शनेट अटैक किया। ये बताया है सिर्फ कि हम कहां कहां तक पहुंच सकते हैं और कितना डैमेज कर सकते हैं। अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर इन अखबारों के हेडलाइंस बताते हुए, ये पढ़कर भारतीय सेना पर गर्व आपको होगा, क्योंकि अभी तक जो गलत जानकारियां फैलाई जा रही थी हमारे सेना के बारे में और उनके शौर्य के बारे में, उसका फैक्ट चेक अब विदेशी अखबारों ने कर दिया है। इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तान डैमेजेस 6 एयरफील्ड, पोस्ट एनालिसिस भारत ने किया है। और इसी में पाकिस्तान डैमेज रनवेज का जिक्र है। द मोस्ट एक्सटेंसिव इंडियन एयर अटैक ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 1971 की जंग के बाद वॉल्टर लैडविक को कोट करते हुए लिख रहे हैं कि ये 1971 के बाद सबसे बड़ी जंग है, सबसे बड़ा हमला है। अब अगला दिखा दीजिए, आपको दिखाते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल हमने दिखा दिया।
ये देखिए, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द साइट्स पाकिस्तान क्लेम, मतलब जो कह रहे थे कि बहुत लिमिटेड अटैक हुआ है, ये साफ है कि हमने यहाँ पर रनवे पर अटैक किया है, हमने कहाँ पर रहीम एयरबेस में हमने लिमिटेड अटैक किया है, ये तो हम खुद ही बता रहे हैं। और वो इसलिए किया है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनेट अटैक किया है। हमने ये बताया है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं और अगर हमने ठान ली तो हम कहाँ तक आपको डैमेज कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भारत ने जिस अंदाज में इसको अंजाम दिया है। जब पूरे भारत में देशभक्ति का ज्वार उमड़ रहा है, लोग आतंकवादियों पर आक्रोशित हैं, अपने सैनिकों के साथ हर तरह से खड़े हैं, तब एक माननीय अपने सैनिक के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसे आतंकवादियों की बहन बताते हैं। सोचिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे मंत्री के साथ क्या होना चाहिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया होगा, मंत्री पद छीन लिया होगा, तो आप गलत हैं। विजय शाह के पद और कद पर कोई आंच नहीं आई है। सिर्फ एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, वो भी तब जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारे देश में सेना आखिरी ऐसी संस्था है जो त्याग, बलिदान, साहस, एकता, अखंडता का प्रतीक है। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का बड़ा चेहरा है। उनके खिलाफ मंत्री विजय शाह ने गटर की भाषा का इस्तेमाल किया। हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन वो ऐसी थी जैसे उसका एक एक शब्द मजबूरी में लिखा गया ताकि माननीय मंत्री के सम्मान पर कोई चोट ना पहुंचे। इस एफआईआर को पढ़कर हाईकोर्ट फिर से नाराज हुआ, कहा कि इसमें अभियुक्त की करतूतों का जिक्र तक नहीं है। ये एफआईआर मेरे हाथ में, ये देखिए एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, जो पहला पन्ना है उसके बाद से अंदर वाले पन्ने में ये लिखा है कि हाईकोर्ट के कहने पर एक वायरल वीडियो के आधार पर हमने ये एफआईआर दर्ज की है। क्या कहा, क्या कुछ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी और इसीलिए उसके बाद ये सवाल उठा कि क्या ये तरीका होता है। मतलब अब एक ऐसे व्यक्ति के मान सम्मान की चिंता हो रही है जिसने इस तरह से बेटी के खिलाफ बोला है। ये इस तरह से ड्राफ्ट की गई है जिससे चुनौती दी जाए कि आसानी से रद्द भी हो सकती है। एफआईआर का हम आपको बता देते हैं, जब विजय शाह को अपने शब्दों पर शर्मिंदा होना चाहिए, एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया, कहा कि हाई कोर्ट जाएं, माफी भी मांगे। विजय शाह की सिर्फ इन शब्दों से ही आप आहत हैं तो जरा ठहरे। बहन बेटियों के अपमान का उनका एक इतिहास रहा है। उन्होंने बार बार अपनी भाषा में से महिलाओं का अपमान किया है। विजय शाह के कई बयान ऐसे हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी चुल्लू भर पानी मांगे। इनका शब्दकोश सस्ते शब्दों से भरा पड़ा है। कभी किसी एक मुख्यमंत्री की पत्नी पर टिप्पणी करते हैं तो कभी बहन बेटियों पर और अब महिला सैनिक पर। छोटी बच्चियों से लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी तक वो सस्ती भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। साल 2013 में जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब एक कार्यक्रम में विजय शाह ने उनकी पत्नी साधना सिंह पर विवादित टिप्पणी की थी। इन द्विअर्थी टिप्पणियों से शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए। विजय शाह को इस्तीफा देना पड़ा। एक कार्यक्रम में विजय शाह बालिकाओं को टी शर्ट बांट रहे थे, तब उन्होंने बच्चियों के कपड़ों को लेकर भद्दी टिप्पणी की। साल 2020 में विजय शाह पर मध्य प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में विद्या बालन की शूटिंग रुकवाने की बात है। आरोप है कि विद्या बालन ने मंत्री के साथ डिनर के ऑफर को ठुकरा दिया था, इसलिए शूटिंग रुकवाई। विजय शाह राहुल गांधी को लेकर भी बिलो द बेल्ट टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2018 में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि आज गुरु के सम्मान में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर ताली बजानी पड़ेगी। इस बयान पर किन्नर समुदाय काफी नाराज हुआ था। सवाल एक ही है, मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ बोलने पर अगर इस्तीफा हो सकता है तो फिर देश की फौजी बेटी के खिलाफ बोलने पर इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा।